नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेज आंधी तूफान के साथ झारखंड में झमाझम बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जानिए अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। शनिवार को रांची, देवघर, गोड्डा, बोकारो सहित कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की वजह से उच्चतम तापमान में कमी देखी गई। साथ ही वज्रपात से झारखंड में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं आज फिर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। झारखंड के करीब सभी जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर दोपहर बाद से ही कई क्षेत्रों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। साथ ही तेज हवाओं के कारण कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। कई बिजली के पोल गिर गए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में वज्रपात की भी सूचना है। मौसम विभाग ने 18 मई से लेकर 21 मई तक राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने और वज्रपात की संभावना देखते हुए 18 से 19 मई को उत्तर पश्चिम भाग वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भाग वाले जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। झारखंड में बदलेगा सरकारी स्कूलों का सिलेबस, शामिल होंगे गुरुजी, धौनी और स्थानीय महापुरुषों के प्रसंग। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका अब बदलने वाला है। राज्य सरकार ने 2026 से नया पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में वर्ष 2026 में कक्षा 1 से 4 तक और फिर 2027 से कक्षा 5 से 8 तक के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है। पाठ्यक्रम को स्थानीय संदर्भों से जोड़ते हुए झारखंड के इतिहास, संस्कृति और महापुरुषों को प्रमुखता दी जाएगी। इसमें गुरुजी शिबू सोरेन की जीवनी, उनके आंदोलनों और योगदान को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट में भारत को 2 विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की जानकारी भी बच्चों को दी जाएगी। नए पाठ्यक्रम में बुनियादी साक्षरता, समझ और सीखने की कला को विशेष महत्व मिलेगा। लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को दोबारा डिजाइन किया जाएगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इस काम की अगुवाई करेगा। विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों की मदद से पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आंधी बारिश से तबाही, ठनका से रांची में एक समेत 9 मरे। झारखंड में रांची समेत विभिन्न जिलों में शनिवार को आंधी बारिश के दौरान वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हैं। कई जिलों में बारिश के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इससे मकान के छप्पर उड़ गए। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा। कई जिलों में घंटों बिजली गुल रही। उधर देवघर में मां मनसा मंदिर का गुंबद गिरा, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वज्रपात से रांची के रातू में एक समेत हजारीबाग के चलकुशा में एक, पलामू के हुसैनाबाद में एक, बोकारो के चंद्रपुरा में एक, बोकारो के ही पेटरवार में एक बच्ची, जामताड़ा के बोधबांध गांव में एक, पूर्वी सिंहभूम में एक और गिरिडीह में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पलामू के हुसैनाबाद में 3, जबकि बरही में एक नदी के पास एक बालक घायल हो गया। सर्वाधिक बारिश बोकारो में 44 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी आंधी बारिश और वज्रपात की खबर है। कोडरमा में सड़क किनारे मिला अधजला शव, गला दबाकर मारने के बाद जलाने की कोशिश। जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवम आयरन फैक्ट्री के बाहर महतवारा जोंगी मार्ग पर एक शव बरामद किया गया है। शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार महतवारा जोंगी मार्ग पर अहले सुबह जब गांव के लोग गुजर रहे थे तो सड़क किनारे एक अधजले व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना चंदवारा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए।
शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि बीती रात ही किसी फैक्ट्री में काम के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। हालांकि गला दबाकर मारने के निशान भी बॉडी में मिले हैं। इधर मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान घटनास्थल पर शव के पास से एक मोबाइल व एक बाइक का नंबर प्लेट पाया गया, जिसकी जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि वो चंदवारा थाना क्षेत्र के भोंडो गांव निवासी 25 वर्षीय अजय साव पिता विजय साव का है। खुशखबरी, झारखंड में पीडीएस सिस्टम होगा मजबूत। नई 4G मशीनों से लाभुकों को समय पर मिलेगा राशन। झारखंड के 2.88 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब हर लाभुक को समय पर राशन मिलेगा। राज्य में 4G ई पास मशीनों से जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था बदलेगी। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा कर 4G आधारित ई पास मशीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव रखा है। ये निर्णय मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने और लाभुकों तक समय पर राशन पहुंचाने के लिए किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुझे शिकायत मिलती थी कि राज्य के पीडीएस डीलरों के पास 2G ई पास मशीन होने के कारण लोगों को समय पर राशन नहीं मिल पाता है। लोगों को कई तरह की कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा कर हमने 4G आधारित ई पास मशीन की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा मशीनों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जल्दी राज्य के डीलरों को नई तकनीक और नेटवर्क की मशीनें उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि लाभुक को समय पर राशन मुहैया कराया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो, पाक की चौकियां तबाह। सेना बोली 10 मई को जहां से सीजफायर उल्लंघन हुआ उसे मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से जिन चौकियों से सीजफायर का उल्लंघन हुआ उन चौकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत नहीं होगी। सेना ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों की बातचीत में जो सीजफायर पर सहमति बनी थी उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। ये समझौता आगे भी जारी रहेगा। इधर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। विदेश मंत्रालय ने भी राहुल के आरोपों पर सफाई दी और कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने ऑपरेशन शुरू होने के बाद की बात की थी, न कि पहले की। एएसआई प्रोन्नति परीक्षा में 30% सिपाही फेल। प्रदेश के 30% सिपाही एक बार फिर अपनी दक्षता नहीं साबित कर पाए। एएसआई के लिए हुई प्रोन्नति परीक्षा में उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इनमें अधिकांश सही निशाना नहीं साध सके। इन असफल सिपाहियों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। पास होने के बाद ही इनकी वर्दी पर 1 स्टार लग पाएगा और ये एएसआई में प्रोन्नति पा सकेंगे। राज्य भर में 3573 सिपाहियों ने 3 केंद्रों पर हुई एएसआई प्रोन्नति परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी। इसके लिए अंतिम परीक्षा के अंतर्गत इंटरनल और एक्सटर्नल विषयों की परीक्षा 2 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 के बीच ली गई थी। अब इसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी सूचना में बताया गया कि सिपाहियों के एएसआई के पद पर प्रोन्नति देने के लिए पीटीसी का 13वां प्रशिक्षण फल जारी किया गया है। भ्राम विषयों के मुख्य परीक्षक ने अंक पत्र और आंतरिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकनकर्ता पदाधिकारियों को भेजी हैं। परीक्षा के दौरान कुछ जवान ऐसे भी पाए गए जो फायरिंग के दौरान मैगजीन तक ठीक से लोड नहीं कर सके, जिसके कारण उन्हें अंक नहीं मिल सके। पलामू पुलिस की टीएसपीसी के साथ मुठभेड़, एसएलआर राइफल और मैगजीन के साथ बरामद हुई कई आपत्तिजनक सामग्री। 15 मई को रात लगभग 8:30 बजे पुलिस अधीक्षक पलामू को गुप्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत एवं उसके दस्ता सदस्य नगीना, गौतम, मुखदेव, शंभू सिंह तथा अन्य 7 से 8 उग्रवादी थाना मनातू अंतर्गत ग्राम जसपुर के जंगल क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से एकत्रित हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान राकेश कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद मोहम्मद याकूब, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार यादव, जेजेएसटीएफ थाना प्रभारीगण एवं सशस्त्र बल के साथ रात 11:30 बजे अभियान पर रवाना हुए। 16 मई को सुबह 2:30 बजे जसपुर जंगल क्षेत्र में छापामारी अभियान शुरू किया गया। 17 मई को सुबह 5 बजे सूचना मिली कि उग्रवादी ग्राम बसकटिया के जंगल क्षेत्र में छिपे हुए हैं। इसके बाद फिर से विशेष टीम गठित कर
थाना प्रभारी मनातू के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया। सुबह 8 बजे टीम जसपुर जंगल में पहले से चल रहे अभियान में सम्मिलित हुई और छापेमारी करते हुए बसकटिया जंगल की ओर बढ़ी। छापामारी के दौरान घने जंगल व ऊंचे पहाड़ के समीप उग्रवादियों ने पुलिस बल को देखकर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण के लिए कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लगातार गोलियां चलाई जाती रहीं। आत्मरक्षा में पुलिस बल ने भी जवाबी फायरिंग की। भारी दबाव के कारण उग्रवादी जंगल और पहाड़ों की आड़ लेकर भागने में सफल रहे। खुशखबरी, देवघर को मिलेगा अमृत भारत स्टेशन का तोहफा। पीएम मोदी 22 को करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देवघर के जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित अमृत भारत स्टेशन शंकरपुर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। जानकारी के अनुसार अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत देवघर में शंकरपुर स्टेशन विकास किया गया है। इसके लिए कुल 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शंकरपुर हॉल्ट को देवघर एम्स के नजदीक स्थित रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है ताकि यात्रियों को लाभ मिल सके। बता दें कि शंकरपुर स्टेशन की सूरत पूरी तरह बदल दी गई है। स्टेशन में यात्री शेड, रेलवे टाइम टेबल के लिए लाइटेड साइनेज, सुविधायुक्त प्लेटफॉर्म, अंडरपास, अत्याधुनिक टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्टेशन के अंदर और बाहर लाइट भी लगाई गई है। इसके अलावा स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज, शौचालय और रैंप को भी विकसित किया गया है। स्टेशन की नई बिल्डिंग का भी निर्माण हुआ है। सड़क दुर्घटना में युवक का पैर कटा, रिम्स रेफर। हजारीबाग टंडवा मुख्य मार्ग जाम। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के डम्हाबागी 4 लेन के पास रविवार को हाईवा की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हादसे में लोहरदगा में रहने वाले अंकित कुमार का पैर कट गया। युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए केरेडारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हजारीबाग टंडवा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। रविवार सुबह 7 बजे से सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हैदराबाद चारमीनार के पास बिल्डिंग में आग, 17 की मौत, इनमें 8 बच्चे भी, 10 लोग घायल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हैदराबाद में चारमीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। घटना के समय इमारत में 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं, जिन्हें आग बुझाने के लिए 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे में संपत्ति के नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक सुबह 6:16 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। कई लोग बेहोश हालत में मिले और करीब 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमारत 3 मंजिला थी। ग्राउंड फ्लोर में आग लगी। मरने वाले सभी लोग इसी मंजिल पर रहते थे। राज्यकर्मियों का 55% हुआ डीए, पेंशनधारियों को भी लाभ, अधिसूचना जारी। राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इस माह के वेतन से उन्हें बढ़ा डीए मिलने भी लगेगा। 8 मई के मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद वित्त विभाग ने राज्यकर्मियों को मिल रहे 53% डीए में 2% का इजाफा कर दिया है। अब उन्हें 55% डीए मिलेगा। इसी तरह 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशनधारी व पारिवारिक पेंशनधारियों का भी 2% डीए बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। वर्तमान में महंगाई की दर को देखते हुए राहत के लिए नया डीए लागू किया गया है। भारत सरकार ने पहले ही इसे लागू किया था। इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 9वीं के बच्चे पूछ रहे जैक से 8वीं बोर्ड पास है क्या? किसी के पास जवाब नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा 8वीं बोर्ड, मैट्रिक, इंटर और 11वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई 1.5 माह पहले ही शुरू हो गई है, लेकिन परीक्षा के 3 माह बाद भी 8वीं का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 9वीं के बच्चे शिक्षकों और जैक से पूछ रहे हैं कि क्या वे पास हैं? हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा बिना परीक्षा के ही अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए लेटर जारी किया गया था, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है जो स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं। रिजल्ट नहीं आने से वे अपना नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। वहीं पिछले साल मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 17 अप्रैल और इंटरमीडिएट का 30 अप्रैल को घोषित कर दिया गया था। इस साल अब तक मैट्रिक, इंटर का रिजल्ट जारी नहीं होने से आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेजों में नामांकन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि तब तक उनकी सीटें भर जाएंगी। क्लैट का संशोधित रिजल्ट जारी, संस्कृति स्टेट टॉपर।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यूजी 2025 का संशोधित परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। झारखंड के विद्यार्थियों ने इस वर्ष भी क्लैट में शानदार प्रदर्शन किया है। संशोधित परिणाम आने के बाद पूर्व की अपेक्षा विद्यार्थियों के स्कोर और रैंक में और भी सुधार हुआ है। रांची की संस्कृति पाठक स्टेट टॉपर बनी। उन्होंने 99.25 स्कोर करते हुए ऑल इंडिया में 27वीं रैंक हासिल की। दिसंबर में जारी पहले परिणाम में संस्कृति का रैंक 34वां था और वह स्टेट टॉपर रही थी। तब उन्हें 97.5 स्कोर मिला था। रांची के सुनीत सानुराग ने 97.5 स्कोर के साथ ऑल इंडिया में 61वीं रैंक हासिल की है। प्रभाव सानू को 527वीं रैंक मिली है। इन दोनों छात्रों ने विधिज्ञा रांची से क्लैट की तैयारी की है। इनके अलावा देवघर की श्रेया केसरी को 747 रैंक प्राप्त हुई है। झारखंड से लगभग 1900 विद्यार्थियों ने क्लैट की परीक्षा दी थी। पूर्व में जारी परिणाम में झारखंड के 4 छात्रों को 99 परसेंटाइल से अधिक अंक मिले थे। गोड्डा की महिलाओं ने दिखाई नई राह। 40 डिग्री तापमान में उगा रही मिल्की मशरूम, कमा रही हैं 10,000 रुपए महीना। जहां एक तरफ गर्मी में खेती करना चुनौती बनता जा रहा है, वहीं गोड्डा की महिलाएं मिल्की मशरूम उगाकर न सिर्फ मौसम को मात दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रही हैं। 40 डिग्री तापमान में भी ये खास किस्म का मशरूम शानदार उत्पादन दे रहा है। तपती गर्मी में खेती का नया विकल्प है मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे तेज गर्मी में 35 से 40 डिग्री तापमान में भी आसानी से उगाया जा सकता है। जहां दूसरी फसलें इस तापमान में नष्ट हो जाती हैं, वहीं ये मशरूम 90% नमी और बंद कमरे के वातावरण में तेजी से विकसित होती है। गोड्डा जिला की महिलाएं गर्मी के इस मौसम में भी मशरूम उगा रही हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। ये मुमकिन हो पाया है अडानी फाउंडेशन की मदद से, जो महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी सामान मुहैया करवा रहा है। खटारा गाड़ियों के भरोसे थाने, एक्सपायरी वाहन से चल रहे अफसर। झारखंड में कुल 650 थाने व ओपी हैं। इनमें सामान्य थानों की संख्या 457 है। 20 यातायात थाने हैं, 41 महिला थाना, 15 साइबर थाना, 1 एटीएस व सीआईडी थाना है। वहीं 24 एएचटीयू थाना और 91 ओपी हैं। लंबे समय से इन थानों और ओपी की पुलिस खटारा गाड़ियों के भरोसे कदम ताल कर रही है। किसी घटना के बाद पुलिस का रिस्पांस टाइम देखा जाता है। ऐसे में खटारा गाड़ियों के भरोसे पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना कारगर होगा, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी भी 15 साल पुरानी गाड़ियों से थाना की गश्ती टीम घूमती नजर आ जाएगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक झारखंड पुलिस को आधुनिक बनाने का लाख दावा किया जाता हो, लेकिन हकीकत उससे उलट है। फिलवक्त विधि व्यवस्था के मोर्चे पर 15 साल पुरानी करीब 1200 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पुरानी गाड़ियों का असर पुलिस के वरीय अफसर तक भी पहुंच गया है। जिलों को दरकिनार कर दें तो पुलिस मुख्यालय के अफसर भी 2012 मॉडल की गाड़ियों का इस्तेमाल करने को विवश हैं, क्योंकि उनके लिए भी नई गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। विभागीय नियम के मुताबिक पुलिस के अफसरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी या 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली हो, दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाए तो गाड़ी इस्तेमाल के लायक नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये नियम भी वर्तमान में प्रभावी नहीं है। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि झारखंड पुलिस के पास वर्तमान में कुल 1734 4 पहिया वाहन है। इनमें से 418 खराब पड़े हैं, वहीं 1316 वाहन ठीक हैं। इनमें से भी 1196 वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 120 नए वाहन ही पूरी तरह से कारगर हैं। बोकारो विधायक श्वेता सिंह का मामला राजभवन पहुंचा। भाजपा ने राज्यपाल को बताई गलतियां। 2 पैन कार्ड को लेकर चर्चा में एमएलए। बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह की ओर से की गई विभिन्न तरह की अनियमितताओं की शिकायत राजभवन तक पहुंच गई है। भाजपा के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत की है। भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, बोकारो से भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने श्वेता सिंह के विरुद्ध गंभीर आरोपों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। भाजपा की ओर से राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बोकारो विधायक श्वेता सिंह की ओर से गैर कानूनी कार्य करने, विधानसभा के नामांकन पत्र भरने के समय सूचना छुपाने, बीएसएल के द्वारा आवंटित क्वार्टर का गलत जानकारी शपथ पत्र के साथ देने, 4 वोटर आईडी कार्ड रखने तथा 2 पैन कार्ड रखने संबंधित आरोप लगाए गए हैं। विधायक पूर्णिमा साहू ने सूर्य मंदिर के सौंदर्यकरण और सुरक्षा के विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण और सुरक्षा को लेकर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजना के अंतर्गत चिल्ड्रन पार्क में झूलों की मरम्मत,
आगंतुकों के लिए शौचालय की मरम्मति एवं रंग रोगन कार्य तथा पूरे मंदिर परिसर की साज सज्जा शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए परिसर में आवश्यक विकास कार्यों की नींव रखी गई है। इन कार्यों का उद्देश्य मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाना है। शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सूर्य मंदिर परिसर की खूबसूरती में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। सूर्य मंदिर परिसर पूरे झारखंड में अपनी भव्यता और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में अन्य आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बोकारो में ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदो पंचायत की भुलन खेतकों के पास एक दर्दनाक हादसे में 18 वर्षीय युवक सुमित चंद्र दास की मौत हो गई। शनिवार तड़के करीब 4 बजे ये हादसा उस समय हुआ जब वो अपने पिता के साथ बाइक से जैना मोड़ की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को तेज रफ्तार अवैध बालू लोड ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की चपेट में आने से सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर हंगामा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क पर अवैध ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार आवाजाही आम हो गई है और इन्हें अधिकतर नाबालिग और लापरवाह ड्राइवर चला रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पेटरवार सीओ अशोक राम, थाना प्रभारी राजकुमार मुंडा, कसमार के प्रभारी भजन लाल महतो और जरीडीह थाना प्रभारी विपिन महतो मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को उठाने की अनुमति दी। पीएम जनमन से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 788 किलोमीटर सड़क बनेंगी। जाने किस जिले में कितनी सड़कों के निर्माण की मिली मंजूरी। पीएम जनमन से झारखंड में 788 किलोमीटर लंबी 259 सड़कें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत झारखंड के 16 जिलों के लिए सड़क निर्माण की मंजूरी मिली है। भारत सरकार ने इन सड़कों के लिए 700 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी है। प्रत्येक सड़क निर्माण में लगभग 89 लाख रुपए की लागत आने का आकलन है। हालांकि किसी रोड में 1 करोड़ से अधिक खर्च होता है तो उसके लिए राज्य सरकार को अपने कोष से राशि वहन करना होगा। 1 करोड़ तक भारत सरकार राशि आवंटित होगा। प्रत्येक सड़क सीमेंट कंक्रीट तकनीक से बनाई जाएगी, जिसे 3 मीटर से 3.5 मीटर तक चौड़ा किया जा सकेगा। 16 जिलों के ग्रामीण इलाकों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिल्कुल नई सड़क बनाई जाएगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त राइट ऑफ वे होना चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति के 72 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य भी दिया गया है। स्टेट म्यूजियम में लगेगी नवीं 10वीं शताब्दी की पाल वंशकालीन देवी ललिता की मूर्ति। राज्य संग्रहालय के प्रतिमा दीर्घा में 10वीं से 12वीं शताब्दी की कई मूर्तियां वहां आने वाले दर्शकों को आकर्षित करती हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की ये मूर्तियां अपने इतिहास के साथ उस काल की संस्कृति को भी दिखाती हैं। रिसर्च के लिए देश भर के स्कॉलर यहां आते हैं। अब यहाँ एक और नायाब मूर्ति को दर्शक कुछ महीनों में देख पाएंगे। ये ललिता देवी की खूबसूरत मूर्ति है जो पाकुड़ जिले के महेशपुर के गांव कुलबोना में बानसलोई नदी के पास मिली थी। वहीं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सहायक अधीक्षण पुराविद डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि ये मूर्ति 9 से 10वीं शताब्दी की है, जिस समय बिहार बंगाल में पाल वंश का शासन था। पाल वंश का क्लासिकल पीरियड 9वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। झारखंड का पाकुड़ गोड्डा पाल वंश के समय उनके सांस्कृतिक क्षेत्राधिकार में पड़ता था। ये क्षेत्र फरक्का होते हुए बांग्लादेश तक जाता था। नदी किनारे ये मूर्ति मिली है। इसका मतलब है कि इसे कहीं स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा होगा और कोई कारण से नदी में गिर गई। मां ललिता की मूर्तियां बंगाल और बांग्लादेश में भी मिलती हैं। सरयू राय ने कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण, जुडको से प्रभार लेने का दिया निर्देश। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कदमा स्थित कन्वेंशन सेंटर के बंद पड़े भवन का शनिवार को निरीक्षण किया और जेएनएसी के उपनगर आयुक्त को भवन की मरम्मत कराकर उसे चालू कराने का निर्देश दिया। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण सरयू राय की अनुशंसा पर नगर विकास विभाग द्वारा 2018 में शुरू हुआ और करीब 12,30,000 के व्यय पर 2021 में पूरा हो गया। सरयू राय ने कहा कि भवन का निर्माण कराने वाली नगर विकास विभाग की संस्था जुडको ने अभी तक कन्वेंशन सेंटर को जेएनएसी को हस्तगत नहीं कराया है। भवन के तीनों तल्लों में लगे फॉल सीलिंग,
सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर के तांबा के केबल और एसी मशीनों की चोरी हो गई है। चोरों ने पूरे सीलिंग को तोड़कर शत विक्षत कर दिया है। प्रवेश द्वार एवं खिड़कियों और उनमें लगे शीशों को तोड़ दिया है। फर्श एवं दीवारों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चोरी एवं तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आश्चर्य है कि जुडको ने इस बारे में एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया है। आजसू पार्टी के युवा नेता डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। झारखंड की राजनीति में आज एक अहम हलचल देखने को मिली जब आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य सह युवा आजसू प्रभारी गोड्डा जिला डॉक्टर निर्मल कुमार मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गोड्डा जिले से आने वाले डॉक्टर मंडल ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर अपने निर्णय की जानकारी दी। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे आजसू पार्टी के राष्ट्रहित वाली कार्यशैली से प्रभावित होकर वर्षों तक सक्रिय रूप से जुड़े रहे, वे निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टर मंडल ने पत्र में स्पष्ट किया कि मेरे लिए गोड्डा कोनई क्षेत्र में कार्यरत आजसू पार्टी के साथ जुड़कर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना गौरव की बात रही, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करूं। कोकिंग कोल में आत्मनिर्भरता की ओर सीसीएल, रिवाइज्ड पीआर से बड़े उत्पादन की तैयारी। सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेदु कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि DR&RD परियोजना के तहत अब छोटे छोटे पैच के बजाय वृहद पैमाने पर कोयला उत्पादन किए जाने की योजना है। इसके लिए रिवाइज्ड पीआर बनाया जा रहा है। इस परियोजना से उत्पादन शुरू करने के लिए कंपनी की सोच है कि आने वाले 15 से 20 वर्षों तक यहां से उत्पादन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जानकारी हो कि नीलेदु करगली गेस्ट हाउस में इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को आने वाले दिनों में कोकिंग कोल की काफी जरूरत है। 2030 से 32 तक स्टील उत्पादन के लिए 100 मिलियन टन कोकिंग कोल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मंत्रालय स्तर पर मिशन कोकिंग कोल प्लान बनाया गया है ताकि विदेशों से आने वाले कोकिंग कोल के आयात को कम किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 सांसद नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या 24 मई को भारत से रवाना होने की बात कही जा रही है। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 8 से 9 सदस्य हैं। इनमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर और राजदूत शामिल हैं।